साहिल की आंखें नम हो गई थी। स्टेज पे राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेके उसका सीना चौड़ा हो गया था। वही सारे कॉलेज के दोस्त जो उसे झोला छाप लेखक कह के उसका मजाक उड़ाया करते थे, आज उसके लिए खड़े होके जोरों से तालियां बजा रहे थे। नेशनल लेवल का यह अवार्ड पाके साहिल का गला जज्बातों से भारी हो गया और भरी महफिल में वो स्पीच के नाम पे कुछ बोल ही नहीं पाया। बस पहली रो में अपनी मां को देख उसने इशारे से बता दिया कि ये ट्रॉफी आपके लिए। जब वो घर पहुंचा उसने आईने में देखा और मन ही मन एक चिड़चिड़े मिजाज में वो सोचने लगा, इतना काफी नहीं। जितने लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था ना, अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं चीज क्या हूं। और तब उसे वो जानी पहचानी आवाज हर बार की तरह फिर सुनाई दी, वाह दौलत शोहरत सब तो मिल गया तुझे, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे? मुझे और कहानियां चाहिए। तू कहीं से भी लेके आ, पर अब हर साल मैं ही जीतना चाहता हूं। अधूरी लिखी हुई कहानी को देखते हुए साहिल ने उस आवाज को कहा और फिर वो टाइपराइटर में पन्ना डाल के अपने खाली दिमाग में उस कहानी को टटोलने लगा। कागज कोरे, कलम सूखा और एस्ट्रे सिगरेट से भरता चला गया। 12 दिन बीत गए और साहिल को वो आवाज फिर सुनाई नहीं दी। उसे क्लाइंट्स कॉल पे कॉल कर रहे थे पर उसके पास उन्हें कहने के लिए कुछ था ही नहीं। उंगलियों के बीच सिगरेट दबाए उसने अपना माथा रगड़ा और सोचने लगा, ये क्लाइंट्स को मैं कहां से कहानियां ला के दूं यार। और तब उसे वो आवाज फिर सुनाई दी, साहिल ये गलत है, मेरे बच्चे के स्कूल की फीस तूने फिर से नहीं भरी। साहिल ने अपने लंबे बालों को आंखों से हटाते हुए कहा, रोहन अपनी डील ये है कि तू मुझे तेरी दुनिया से अपराधियों की कहानियां बताएगा और मैं इस दुनिया में तेरे उस अनाथ नाजायज बच्चे को पालूंगा। अब कहानियां बता, वरना तेरा बच्चा जो है ना वो अनपढ़ ही रह जाएगा। ये बात सुन रोहन को अपने मौत से भी बुरी रात याद आ गई। वो रात जब साहिल और उसके दोस्तों ने खेल खेल में उइजा बोर्ड के इस्तेमाल से आत्माओं को बुलाया था। रोहन उनके मजाक के चलते इस दुनिया और उस दुनिया के बीच अटक गया, पर न जाने क्यों वो सिर्फ साहिल से ही बात कर पाता। क्योंकि दोनों कॉलेज के दोस्त थे, वो एक दूसरे से फिर मिल के बहुत खुश हुए। लेकिन धीरे धीरे साहिल उसकी कमजोरियों का फायदा उठाने लगा। रोहन लाचार था, बाप का फर्ज वो अदा नहीं कर पाया और अब मौत के बाद भी ये फर्ज निभाने के लिए वो साहिल की गुलामी कर रहा था। रोहन ने वादा किया कि वो मुजरिमों की कहानियां जल्द से जल्द लेके लौटेगा। साहिल ने भी कह दिया, 2 दिन है तेरे पास, अगर फीस टाइम पे ना मिले ना तो हॉस्टल वाले बच्चे को घर वापस भेज देते हैं, और अगर तेरा बच्चा उस हॉस्टल से निकलेगा तो सीधा अनाथालय जाएगा। ये सुन के साहिल का टाइपराइटर अपने आप फिर से चलने लगा। हर बार की तरह इस बार भी रोहन ने किसी अपराधी का किस्सा टेढ़े मेढ़े शब्दों में उस टाइपराइटर के जरिए बयान कर दिया और वादा किया कि वो जल्द लौटेगा। साहिल ने उस पन्ने को पढ़ा और अपने खूबसूरत अल्फाजों में उसे एक कहानी में तब्दील कर दिया। रोहन को पता था कि साहिल के पास खूब पैसा है, पर वो उसका फायदा उठा रहा था। अब रोहन बस इन सारे चक्करों से निकलना चाहता था। इस बार वो अपनी दुनिया में लौट के अपराधियों से मिलने लगा और उनके किस्से जान के साहिल को बताने लगा। साहिल सीरियल किलर्स के बारे में शॉर्ट स्टोरीज लिखता था और हर हफ्ते उसे एक कहानी चाहिए ही थी। अब रोहन हर हफ्ते की बजाय हर रोज एक कहानी लेके आने लगा। कुछ ही दिनों में साहिल के पास साल भर जितनी कहानियां हो गई। अब वो सुकून से सारे क्लाइंट्स के कॉल उठाता और उन्हें समय पर कहानियां भेजता रहता। हमेशा की तरह लोग उसकी कहानियां चाव से पढ़ते और सोशल मीडिया पे शेयर करते। उसका नाम अब हर अखबार, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पे चलने लगा। धीरे धीरे वो इस सदी का सबसे बड़ा क्राइम राइटर कहलाने लगा। कुछ महीने बीत गए और एक दिन साहिल के घर पुलिस ने दस्तक दी। साहिल ने जैसे ही दरवाजा खोला, पुलिस ने सर्च वारंट दिखा के उसका घर तहस नहस कर दिया। वो पूछता रह गया कि आखिर मामला है क्या। ना पुलिस वालों ने कुछ कहा और ना तो उससे बात की। 2 घंटे बाद उसके घर सीनियर इंस्पेक्टर शिंदे पहुंचे और साहिल से पूछा,
तेरे कंपनी का नाम क्या है रे? साहिल ने सूखे गले से खराश भरी आवाज में घबराते हुए कहा, स्ट्रेंजर देन फिक्शन। मस्त है, पर तेरे फिक्शन में तो बहुत स्ट्रेंज ट्रूथ छुपा है रे साहिल। इंस्पेक्टर शिंदे ने पानी का घूंट लिया और अपनी घनी मूंछों से पानी साफ करते हुए कहा। साहिल को कुछ समझ नहीं आया। उसकी भवें तन गई और एसी में भी उसे पसीना आने लगा। इंस्पेक्टर शिंदे कई सालों से किसी सीरियल किलर का केस सॉल्व कर रहे थे। वो मुजरिम को देख के ही पहचान लेते, और इस वक्त साहिल के माथे की शिकन और पसीना देख के शिंदे साहब का शक और गहरा हो गया। शिंदे साहब ने सीधे मुंह कहा, पब्लिक बहुत शेयर करती रहती तेरी स्टोरीज। मुजरिम लोग को जब तोड़ के मैं बोर होता है ना, तब तेरा स्टोरीज पढ़ता है। साहिल अब थक चुका था। ना उसे कुछ बताया जा रहा था और ना तो उसे कुछ समझ आ रहा था। उसने गुस्से में कहा, अरे तो क्या साहब, सब पढ़ते मेरी स्टोरी, इस मुद्दे पे आओ ना आप। शिंदे साहब को साहिल की ये आवाज कुछ रास नहीं आई। वो साहिल के पास गए और उसके लंबे बालों को अपने हाथों से खींचते हुए कहा, ऐसा कैसा रे कि तेरे स्टोरीज में तुझको पुलिस से ज्यादा डिटेल्स पता है? साला खुद मर्डर करके लिखता है ना तू। इससे पहले कि साहिल कुछ बोल पाता, शिंदे साहब ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। साहिल चिल्लाता रहा और सारे हवलदार चाय की चुस्कियां लेके बस देखते रहे। साहिल शहर में रहने वाला लड़का था। उसका सिर्फ दिमाग शातिर और ताकतवर था, पर शरीर मानो मिट्टी के बर्तन जैसा नाजुक। कुछ लातों और डंडों के बाद साहिल रोने लगा और उसने सारी बात उगल दी। साहब देखो, एक आत्मा से मेरी पहचान है साहब। वो मेरे को उस दुनिया से मुजरिम लोग की कहानी बताता है साहब, और मैं तो सिर्फ लिखता हूँ साहब। शिंदे साहब शायद 18 सालों में पहली बार किसी इंटेरोगेशन के दौरान हंसे होंगे, और हंसते हंसते उन्होंने साहिल को कहा, क्या रे, मेरे माथे पे क्या लिखा है? शिंदे साहब की ये बात सुन के सारे हवलदार खी खी कर हंसने लगे। शिंदे साहब ने जेब से टूटी स्क्रीन वाला मोबाइल निकाला और एक वीडियो क्लिप चला के पूछा, ये क्राइम सीन पे तू पिकनिक मनाने काहे को जाता है रे? स्टोरी के रिसर्च के लिए जाता हूँ साहब। ये पुलिस रिसर्च काफी नहीं है क्या? तू सच बता, तू उधर एविडेंस मिटाने को जाता है ना? तब एक हवलदार आया और उसने शिंदे साहब के हाथ में कुछ नया एविडेंस रख दिया। क्राइम सीन की कुछ तस्वीरें और टाइपराइटर से एक कागज पे टेढ़े मेढ़े शब्दों में लिखा अपराध। शिंदे साहब ये देख के अचंभित हो गए। ये तो ऐसा मर्डर था जिसकी जांच पड़ताल अब भी चल रही थी। उस कागज पे क्राइम को ऐसे बयान किया गया था जैसे साहिल ने खुद ही कन्फेशन लिखा हो। इतने सुराग साहिल को अरेस्ट करने के लिए काफी थे और पुलिस उसे जेल ले गई। शिंदे ने साहिल का कॉलर पकड़ के उसे पुलिस वैन में ढकेल दिया और उसे घूरते हुए कहा, देख मैं ना पुलिस है, पर टाइम टू टाइम मैं लोगों का भूत भी निकालता है। चल अब तेरा झाड़ फूक करने का बारी आ गया, चल। अब जेल में रोहन ने अपना बचा कुचा बदला लिया। उसने साहिल को खूब तड़पाया, उसे ऐसे ऐसे अनसुलझे अपराधों के बारे में बताया कि वो जेल की 4 दीवारियों में पागल हो गया। वो चिल्ला चिल्ला के पुलिस को उन अपराधों के बारे में विस्तार से बताता रहा और पुलिस मान लेती कि ये सारे अपराध भी उसी ने किए हैं। उसकी ये हालत देख डॉक्टर्स ने उसे मानसिक रोगी और कोर्ट ने उसे सीरियल किलर करार कर दिया। सारे देश में अब साहिल को लोग सीरियल किलर कहने लगे। साथ ही साथ उसकी कहानियां बॉयकॉट होने लगी और #साइको साहिल ट्रेंड होने लगा। उसकी कहानियां अब हर जगह से निकाल दी गई और सारे अवार्ड भी वापस ले लिए गए। पर रोहन को अब भी साहिल से एक चीज चाहिए थी और उसके लिए वो साहिल को तड़पाने लगा और उसे मजबूर करके उसके सारे पैसे और जायदाद उसने अपने बच्चे के नाम करा ली। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश के अनुसार सीरियल किलर साहिल को 2 दिन में फांसी लगने वाली थी। साहिल अब अपने आखिरी दिन गिन रहा था। वो भयानक दिन आ ही गया। सुबह के 4 बजे साहिल के हाथ बांधे गए, शक्ल पे काला कपड़ा डाला गया और फांसी का फंदा उसके गले में कसा गया। तब जाके साहिल ने पागलपन के नशे में रोहन को कहा, रोहन
मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया यार, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और रोहन ने हंसते हुए उसे बताया, अरे सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए साहिल, शिंदे ना मेरे बहुत करीब आ गया था। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरा और मेरे बच्चे का नाम खराब हो जाता। तो मैं रोहन बन के तुझे फंसाता गया और अब तू मेरे गुनाहों के लिए फांसी चढ़ रहा है। अरे तू तो मेरा अगला विक्टिम बन गया रे, विक्टिम नंबर 65। अगर आपको इंडियन सीरियल किलर का ये एपिसोड पसंद आया तो पार्ट 2 ज़रूर सुने। साथ ही साथ हमारे जैसे लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए लाइक और कमेंट करें।